जो दाढ़ी वाले बोल रहे हैं ना, इनकी दाढ़ी नोच ली जानी चाहिए। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, अगर मार देंगे तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो बोनस पे जिंदगी जी रहा हूँ। जहां जाते हैं वो खुद जब उनका प्रीमियर जो है प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके जाता है, घूमता है, जहां भी जाता है तो वो दौरा नहीं होता है, वो भीख होती है, भीख मांगने जाता है। और वैसे ही भिखमंगे वहां खड़े रहते हैं। जो आपके जो हज यात्रा है उसमें आप देखिएगा कि हजारों की संख्या में, और सऊदी अरब रोज उनको निकाल रहा है, तमाम यूएई भी निकाल रहा है। और हर जगह हरे पासपोर्ट की जो पहचान है वो हमेशा शक की नजरों से देखी जाती है। आप राजनयिक भी हो तब भी नंगा झोली होगी और भ्रकुटी चढ़ जाती है। नीला पासपोर्ट उसको सैल्यूट करते हैं। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान इसको कभी समझ नहीं सकता। बहुत शातिर दिमाग था। और जियाउल हक जानता था कि अब समय है। मोरारजी भाई जो है वो सोवियत संघ को नापसंद करते हैं, दक्षिणपंथी हैं, तो मेहमान करके जो है, और विदेश मंत्री अटल जी थे, तो अटल जी को दावत न्योता दिया गया। अटल जी वहाँ गए पाकिस्तान में, और वीज़ा को थोड़ा रिलैक्स भी किया, इन्होंने सभी कुछ किया। तो इन्होंने कहा कि भाई 1961 के बाद से जो है क्रिकेट 16 साल तक बंद रही है, 262 तक, तो इसको क्रिकेट को शुरू किया जाए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। पंजाब में 1980 के पहले, 77-78 के पहले पंजाब में आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 79-80 आते आते तक पाकिस्तान की ओर से जो गए वो सिख का भेष धारण करके, और वहां के जो सिख पाकिस्तान परस्त थे ये हम भूल गए हैं। ये खेल लंबा चलता गया है, और वही लोग हैंडलर, उनको वोटर आई कार्ड भी मिले, गाड़ी के लाइसेंस भी मिले, राशन कार्ड भी मिले। और आपने देखा होगा कि 2013 तक के पहले तक 30 ऐसे लोगों की हत्याएं हुई हैं जो भारत में तबाही मचा चुके थे जी, पाकिस्तान में। और आज तक कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप समझिए कोई एक भी नहीं पकड़ा गया है। 1 से लेके 7 तारीख के बीच में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कहाँ होगी, किस तरह से होगी। ये हुआ था कि होगा। 2016 में उड़ी पर अटैक हुआ, तो मैंने लिखा, शायद हिंदुस्तान में अकेला व्यक्ति हूं जिसने लिखा कि जो कभी नहीं हुआ वो होगा, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि जान के वही शख्स कहवाता है अपने मित्र से कि कह दो पदम जी से कि उसको डिलीट करवा दे। अच्छा। हमने कहा क्यों? बोला वो नहीं चाहते खड़े होना उनके साथ। पहला झटका लगा था मोदी को। ओबामा जब आए थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि उन्होंने पूछा कि जब इतना बड़ा कांड हुआ तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? बोले साहब अगर हम एक्शन लेते इसका फायदा जो है भाजपा को मिलता है, इसलिए हमने एक्शन नहीं लिया है। कि किस तरह से मासूमों को मारा गया, ऐसे लोगों को मारा गया है जो हनीमून पे आए थे, जिनकी शादी को 7 दिन 8 दिन 6 दिन हुए थे। क्या इसका बदला नहीं लिया जाना चाहिए? आप जवाब दीजिएगा। आपके जवाब की मुझे भी प्रतीक्षा रहेगी। कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने न जाति पूछी, न क्षेत्र पूछा, न नाम पूछा, सीधे धर्म पूछा, उसकी जांच की और गोली मार दी। ये घटना है 22 अप्रैल की। आतंकवादी हमले में करीब 26 से 28 लोगों की जान गई है, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कश्मीर घूमने के लिए आए थे। पर्यटकों को गोली मारना, पर्यटकों पे आतंकवादी हमला करने का मतलब है पूरे भारत पे हमला करना, क्योंकि ये पर्यटक पूरे भारत से कश्मीर पहुंचे थे। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज का विषय भी यही है। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले की जितनी ही निंदा की जाए, जितना ही क्रोध व्यक्त किया जाए, कम है। कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब ये घटनाएं संकुचित हो गई थी, लेकिन
एक बार फिर से ये पैर पसार रही हैं और भारत के कोने कोने से पहुंचे लोगों को अपना शिकार बनाया है। आतंकवादियों ने साफ मैसेज दिया है भारत के कोने कोने में रहने वालों को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक व्यक्ति जिसे गोली मारी गई, उसकी पत्नी ने वहां पे ये कहा कि मेरे पति को तुमने गोली मार दी है तो मुझे भी मार दो। तो इस पर आतंकवादियों ने ये जवाब दिया कि तुम इसलिए जिंदा हो कि तुम जाके मोदी को बता देना। ये खुली धमकी है, खुली चुनौती है भारत की। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और हमारे साथ हैं पद्मपति शर्मा जी, जो भारत के जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक समीक्षक भी हैं। तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये आतंकवादी घटना और इस पे लगाम लगाने की हमारी जो कोशिशें हैं क्या नाकाम हुई है या ये एक नई चुनौती उभर के हमारे सामने आ रही है। सर बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। मोनेश, आपका भी आभार कि आपने इस दुर्दांतकारी घटना पर हमको याद किया। सर जैसा कि आतंकवादी जो घटना हुई है इसमें 28 लोगों की जान गई है और आतंकवादी ने साफ मैसेज दिया है कि जो लोग आतंकवाद का धर्म नहीं देख पाते थे उनको ये पता चल गया है कि ये मजहबी आतंकवाद है जिसने ये घटना को अंजाम दिया है। वहाँ पे आतंकवादियों ने जाति नहीं पूछी, उनका क्षेत्र नहीं पूछा, उनका काम नहीं पूछा, वो कितना कमाते हैं ये नहीं पूछा, सिर्फ धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर गोली मार दी गई। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, अक्सर ये कहा जाता है खास तौर से एक पक्ष की ओर से जी कि मजहब, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए कि आतंक हमेशा इस्लाम से जुड़ा हुआ क्यों पाया जाता है, जी क्या कारण है, और ये जवाब है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। एक कौम, उसको किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है कि वो चाहती है कि सिवाय एक कौम के, इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा दुनिया में नहीं रहे। और इसी का हम दशकों से जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। और ये सच है कि मेरी यादों में मैं समझता हूँ कि लगभग 25-30 सालों बाद जी ऐसी लोमहर्षक इस तरह का की हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई है, जिसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, जिस पर शोक व्यक्त करना चाहिए और प्रतिकार के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बात सही है सर। सर जो घटना हुई है इसमें एक शब्दावली प्रयोग की गई है कि मोदी को जाके बता देना। जिन परिवारों को के मुखिया की हत्या हुई, ज़्यादातर पुरुषों को ये पता करके मारा गया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये बिल्कुल जांचा गया है। कई रिपोर्ट ऐसी भी बताई जा रही है जिसमें कपड़े पैंट उतरवा के चेक किया गया है कि उनका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद गोली मारी गई है। जो लोग झूठ भी बोलते हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, उनसे कलमा पढ़वाया गया, अगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए हैं तो उन्हें गोली मारी गई है। ये सर जो इस तरह का जो मैसेज देने की कोशिश है कि सिर्फ इस्लाम, जो आपने कहा कि इस्लाम ही रहेगा, ये पूरी दुनिया को किस तरफ लेके जाएगा सर? और ये आतंकवाद जो है पाकिस्तान जनित तो है, लेकिन जो घटना की गई है इसमें जो भी आतंकवादी है वो भारत के ही हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आतंकवादी आयातित हैं जी। भारत के हैंडलर हो सकते हैं, स्लीपर हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया है वो निश्चित रूप से कश्मीरी नहीं है। सर ये वो सीमा पार करके आए हैं। देखिए, ये हमारी सीमा चाहे यहाँ की हो, जम्मू कश्मीर की हो, पश्चिमी सीमा हो या पूरब की बांग्लादेश की हो, इतनी सीमाएं खुली हुई हैं और उनके सपोर्ट करने वाले दोनों तरफ बैठे हुए हैं कि जो उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि धारा 370 हटने के बाद पिछले 5 वर्षों में जो अमन, जो खुशहाली कश्मीर में आई थी,
आप सोचिए कि जीडीपी जो है 11% की रफ्तार से बढ़ रही थी और पर कैपिटा इनकम कश्मीर की 1.5 लाख हो गई थी। और पिछले 5 वर्षों में अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 8.5 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए थे। जी। और कश्मीर का अगर मुख्य व्यवसाय देखा जाए पर्यटन है। तो पर्यटन है। और वो पर्यटन 370 के पहले आप समझ लीजिए दम तोड़ रहा था। एक जमाना था, मैं छोटा था जब बच्चा था, बचपन था मेरा, तो अधिकांश फिल्मों की शूटिंग जो है वो कश्मीर में हुआ करती थी। लेकिन ये 1989 और 90 में आतंकवाद जब अपने चरम पर पहुंचा और जेनोसाइड हुआ, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया वहां से, और जिस तरह से उनके जो क्या बोलेंगे कि अति विशिष्ट लोग थे, उनकी जिस तरह से पैशाचिक ढंग से हत्याएं की गई, उसके बाद फिर वो मुड़ करके नहीं देखा आतंकियों ने। और जहां तक आतंकवादियों की हरकतों का सवाल है तो दो राय नहीं है कि हाल के दिनों में आप देखिए कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो सीधे सीधे पाकिस्तान समर्थन की बात करती थी जी। और उनके जिलानी के डेथ के बाद आप देखिए कि लगातार रोज कोई न कोई एक संगठन जो मुख्य धारा में लौट रहा था जी। लगभग 12 ऐसे संगठन थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कि जिन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ हमें रहना मंजूर है और हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते और हम मुख्य धारा में आना चाहते हैं। और ये लगातार हो रहा था। ये बर्दाश्त नहीं हुआ है जी। हमारे पड़ोसी देश को। और कहते हैं ना कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य भारत का जी। कि इसी की कोख से पैदा हुआ पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी कभी नहीं बन सका। जिस दिन से विभाजन हुआ उसी दिन से एक गांठ उसने बांध रखी थी कि हमें हिंदुओं से प्रतिशोध लेना है। और इस कदर वहाँ की नई पीढ़ी का, मैं तो पाकिस्तान कई बार गया हूँ जी। और मैंने देखा है वहाँ के पाठ्यक्रम में भी ये हमेशा बच्चों को बताया जाता है कि देखो केवल एक कौम है जो जिंदा कौम है, इस्लाम, और और उसे जो गजवाए हिंद करना है और पूरी दुनिया पे राज करना है। और जो हमें नहीं मानता, हमारी कौम को नहीं मानता, उसको जीने का हक नहीं है। इस तरह की जब ब्रेन वॉश आप कर देंगे तो उनके लिए मौत कोई मायने नहीं रखती। सच्चाई तो ये है कि ये इस तरह से रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कहते हैं कि मौत के बाद तो हमारी जिंदगी शुरू होती है, हमारा जीवन शुरू होता है मौत के बाद, क्योंकि हमें तो जन्नत नसीब होगी। मैं समझता हूँ कि कौन सा मजहब, कौन सा धर्म ऐसा है कि जो दूसरे का खून बहा करके और ऐसे मासूमों का खून बहा करके उसको जन्नत नसीब करेगा। निश्चित रूप से ये मजहब नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है जी। और मैं समझता हूँ कि जहां तक इस्लाम की बात है वो एक पंथ है, पंथ जी। मजहब या धर्म अगर बात करेंगे तो दुनिया में सिर्फ एक धर्म है, उसका नाम है सनातन जी। जो सुमार्ग पर चलना सिखाता है, सबको अपने आगोश में लेता है, जो भी आता है उसका स्वागत करता है और वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। लेकिन अन्य को देखिए आप तो वो अपने में ही सीमित है और दूसरे को ये कहते हैं कि उनका तो वो कुछ है ही नहीं, वो तो जाहिल लोग हैं, बेकार लोग हैं। और ये जो जिस तरह का जो जहर उनके दिमागों में भरा गया है उसकी परिणति ये है। और तीसरी चीज ये है कि देखिए हमारे यहाँ भी राजनीतिक रूप से बहुत गलतियां हुई जी। मैं जानता हूं कि अगर एक दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जो किस तरह से हुए हैं वो बताने की जरूरत नहीं कि कोई सपोर्ट नहीं था उनको। गांधी
गांधी झुके और वो प्रधानमंत्री हुए, एक दिन अगर रुक गए होते तो ये पीओके का पाप खत्म हो गया होता और कश्मीर का कोई मामला नहीं रहता। लेकिन जहां तक इस कांड की बात है, इसके पीछे बहुत कारक हैं। हम इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 26/11 के बाद ये दूसरा जबरदस्त जो है, जिसको हत्याकांड कहेंगे, आतंकवादी नृशंस कार्रवाई है। लेकिन दोनों में एक फर्क है। फर्क ये है कि बॉम्बे में जो हमला हुआ था, जो 26/11 था, वहां अंधाधुंध गोली मारी गई थी। और जैसा कि आपने कहा कि यहां पर जो है धर्म पूछ करके मारा गया है। अरे मैं तो रात भर सो नहीं पाया। मैंने देखा 26 साल का नवयुवक, नेवी का अफसर, आप सोचिए उसकी शादी 6-7 दिन पहले हुई थी, वो हनीमून मनाने आया था और उसकी वाइफ को देख करके मेरी भी बेटी है, मेरा कलेजा हिल गया कि उसके चूड़े, अभी इसकी मेहंदी नहीं छूटी थी, चूड़ा उन्होंने पहन रखा था, लाल रंग का होता है शादियों में ना पंजाबी में, कि अगर शादी होती है तो साल भर तो वो चूड़े ही पहनती है। वो पहनी हुई है, रो रही है और रोते रोते उसकी आंख के आंसू सूख गए। कह रही है मेरे पति को बचा लो, जबकि वो मर चुके हैं। तो इस तरह के जो कांड हुए हैं, उसने केवल हमारे देश को नहीं हिलाया है, पूरी दुनिया को हिलाया है। और आपने देखा होगा कि सिवाय पाकिस्तान, चीन और कुछ अंशों में कनाडा को छोड़ करके दुनिया के सभी राष्ट्रों ने, सभी देशों ने इस लोमहर्षक कांड की भर्त्सना की है, निंदा की है और इसे शर्मनाक और लज्जास्पद कार्रवाई बताया है। अब आप आइए कि हुआ क्या है। देखिए, इसके पीछे, ये तो हमेशा हर आदमी जानता है, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, और भी तहरीके पाकिस्तान जो अब उसके लिए भस्मासुर बन चुका है, इन सबों को पाला पोसा किसने? इन सबों को पाला पोसा पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की सेना ने। वहां जमहूरियत कोई मायने नहीं रखती। जमहूरियत तो एक, जिसको कहना चाहिए कि ये दिखावा है, आड़ है सामने, पीछे से जो सरकार चलती रही है वो सेना के हाथों में थी। लेकिन अभी कुछ चंद दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही आसिम मुनीर जो वर्तमान जनरल है, हाँ जी, आप बताइए सर। तो वो उनका जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की समिट के सामने जो जिस तरह की तकरीर थी, उसने तो हमको, मतलब क्या मैं बताऊं कि मैंने इतिहास में पढ़ा है कि 1888 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई है, सैयद, क्या नाम था उनका, सैयद अहमद खान, उसने कहा था कि देखिए, जब अंग्रेज ये देश छोड़ के चले जाएंगे तो 2 कौमों के बीच भयंकर जंग होगी, और जो जीतेगा वही देश पर राज करेगा। और दूसरा शख्स था वो मोहम्मद जिन्ना, कि 2 सभ्यताएं अलग अलग हैं, 2 अलग कौम हैं और ये एक साथ नहीं रह सकते, और पाकिस्तान बन गया। तीसरा आदमी ये आसिम मुनीर है कि जिसने इस तरह का विश्वमन किया कि आज के युग में कोई भी इस तरह की डायरेक्ट सीधी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता कि हम 2 अलग अलग हैं। अरे तुम्हारे यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं भाई, ठीक है, वो 22% थे, आज 1% पर आ गए, लेकिन अभी भी कहने को तो है ना, तुमने तो खत्म कर दिया उनको। हमारे यहाँ तो जो उनकी जनसंख्या जो है 4 गुनी और 8 गुनी बढ़ गई विभाजन के बाद से, और हमारे यहाँ तो स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलता है। तो तुमने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और जिस तरह से तुमने जहर उगला अपनी जबान से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं ना कि
कि ये हिंदू हम हमसे अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इनका खाना पीना अलग है, इनकी कल्चर अलग है, इनका जो है वो पूजा पद्धति अलग है, तमाम चीजें आप गिना गए। और साथ में क्या कहते हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस है। कश्मीर हमारे गले की नस है। किस तरह की नस है? जहां मेजॉरिटी होगी वो तुम्हारा इलाका हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो शायद मुसलमान यहां एक भी नहीं बसता। बिल्कुल। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि टारगेट किलिंग हुई है। और टारगेट किलिंग तो थोड़ी बहुत हो ही रही थी। जी जी जी। मजहब पूछ करके अध्यापिका को, प्रिंसिपल को, तमाम लोगों को एक एक दो करके मारा भी गया था। होती थी। इस बार तो ये मास किलिंग, जो जेनोसाइड जिसको कहेंगे, ये जेनोसाइड जो नरसंहार किया है, उसने प्रत्येक देशवासी को नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो होगा वो पानी के लिए नहीं होगा, वो विश्व युद्ध होगा। एक खास मजहब बनाम शेष विश्व, ये मैं आज बोल रहा हूं। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो मुनीर हो चाहे कोई भी हो, आप ये देखिए कि पाकिस्तान तो खुद खंड खंड होने के कगार पे पहुंच चुका है। नाम पाकिस्तान है लेकिन कितना नापाक है, इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि बलोचिस्तान, बलोच कह रहे हैं। अच्छा, ये भी एक कारण हो सकता है कि बलोचों ने जब उस ट्रेन का जो है हाईजैक किया तो पूछ पूछ करके मारा कि पंजाबी जो है उसको मारा उन्होंने, गैर बलोच जो है उनको मारा, जो बलोच थे उनको छोड़ दिया। तो ये भी शायद एक मैसेज देने की कोशिश की गई है भारत को कि तुम्हारी उस किलिंग में, अरे तुम्हारे उसमें हाथ रहा है, जबकि भारत का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं रहा है। बलोच अपने ही सक्षम है जी। तो आप ये देखिए उधर अफगान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, इधर सिंध में आवाज उठने लगी है। देखो मुनेश, मैं कल रहूं न रहूं, लेकिन एक बात याद रखना मेरी कि आने वाले समय में पाकिस्तान के नाम पर एक पंजाब बचेगा, अगर बचेगा तो। और नहीं, अगर अपनी पर आया वो, और भारत अपनी पर अगर आया तो शायद नक्शे से उसका नामो निशान मिट जाएगा। बात तो सही है सर, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो, मतलब एक तो पाकिस्तान खुद भी इतने मुसीबत में है, भिखमंगई की कगार पे आ चुका है, उसके बाद भी ये जो आतंकवाद का रास्ता है वो, उससे उनको कोई गुरेज नहीं है। और पाकिस्तान लगातार इस तरह से करता आ रहा है, जबकि उनकी खुद की आर्थिक हालत एकदम दयनीय हो चुकी है। सर आगे बढ़ें तो एक चीज़, जैसे ये घटना होती है और उसके कुछ ही घंटों बाद पूरे कश्मीर में या जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे विरोध शुरू होता है। तो ये जो टाइमिंग है कि कोई घटना होती है उसका विरोध जो होता है, वो विरोध दर्ज कराने में लोग कम से कम 24 घंटा ले लेते हैं, लेकिन वहाँ तत्काल प्रभाव से लोग सड़कों पे उतर आए विरोध दर्ज कराने के लिए, और वो खासतौर से मुस्लिम समुदाय के थे। तो क्या ये भी एक, आपको लगता है कि प्लानिंग का ही था कि एक तरफ ये घटना हो जाए, उसके बाद हम सड़क पे उतर के डिफेंड भी करने लगेंगे? मुझे सर ऐसा लगता है। नहीं, डिफेंड तो नहीं किया, मुझे लगता है डिफेंड नहीं, मतलब प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, देखिए मोमबत्ती लेके निकले हैं। हाँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि दो राय नहीं है कि ये अटैक जो है कश्मीर की आत्मा पर भी एक प्रहार है। कश्मीर का, मैंने जैसे पहले ही कहा कि कश्मीर का अगर कोई भी व्यवसाय है तो वो सिर्फ पर्यटन है, और पर्यटन जिस तरह से फल फूल रहा था, और आज आपने देखा होगा टीवी पर तमाम दिखाया जा रहा है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पे लंबी कतारें लगी हैं, लोग वापस जाने के फेर में है कि जल्दी से जल्दी इस घाटी को छोड़ा जाए जी। आप ये समझिए। तो ये बात भी कश्मीरियों को समझ में आ रही है कि कहीं पुराना जमाना लौट के आएगा तो क्या होगा। तो इसलिए उनकी भी मजबूरी थी। और दूसरे ये बात भी सही है कि जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से वहाँ मॉल खुले हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं, होटल्स खुले हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन वाल्मीकियों को जिनको कि सिवाय मैरा ढोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं दिया जाता था, उनको बराबरी का दर्जा मिला है, उनको वोटिंग पावर मिला है। और
आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका जो है वो खुशहाल हुआ है। तो अब मैंने बताया ना कि 1.5 लाख जो पर कैपिटा इनकम है वो यूं ही नहीं हो जाती। अरे अभी यूपी की आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा हो गया, तो 1.25 लाख है, 1.5 लाख होने को है, लेकिन कश्मीर में हो गई। तो ये बताता है कि ये हमला जो है करके उन्होंने क्या मैसेज देना चाहा है। ठीक है, मोदी को मैसेज दोगे तो मोदी भी उसका जवाब देगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन जो आपने किया है वो अपने मजहब वालों के संग भी बड़ा घोर अन्याय किया है जी। क्योंकि कश्मीर में तो इस समय 90% से ज्यादा मुसलमान ही है ना, इस्लाम को मानने ही वाले हैं, और उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। आप देखिए कि वो मंजू राव, क्या नाम है उसका, कर्नाटक का, वो 47 वर्ष का था, और वो आखिरी उसका जो वर्ड था कि बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ शिकारे पर उसने अपना वीडियो बनाया था, उसके बेटे ने उसका के साथ, हाँ बेटे ने बनाया था उसका, और उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी ने ही कहा था कि हमको भी मार दो, तो उसी को कहा था उन लोगों ने कि नहीं। और आप देखिए कि ये अंधाधुंध किलिंग नहीं हुई है, नहीं सर, टारगेट लाइन में लगा के, हाँ चुन करके मारा है। वो जो 9 दंपत्ति थे वो घुड़सवारी कर रहे थे, उनको ले आके भाई मिनी स्विट्जरलैंड है, वो 6.5 किलोमीटर दूर है पहलगांव शहर से, और वहाँ ट्रैकिंग और खच्चर इसी के द्वारा जाया जा सकता है। और उस समय 2-2:30 बजे का समय था, लोग कोई भेलपुरी खा रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई आनंद कर रहा था, किसी को सपने में ये उम्मीद नहीं थी। और वो जिस ड्रेस में आए थे वो कश्मीरी पुलिस की ड्रेस थी, तो इन लोगों ने सोचा कि आए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। एक चीज और जोड़ूंगा, उसके बाद एक वीडियो आज मेरे पास पहुंचा है, उसमें जो सेना पहुंची है वहां लोगों को बचाने के लिए या उनको ढाढ़स बनाने के लिए, सेना को देख के लोग डरे हुए थे कि कहीं ये भी तो ये भी सही है, क्यों एक भरोसा भी लोगों का टूटा है जी। और देखिए थोड़ा सा मैं जम्मू कश्मीर सरकार को भी मैं सही नहीं मानता सर। ये एक चीज कि आप सोचिए कि इतना बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर, और एक कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, जम्मू कश्मीर का एक सिपाही तक वहां मौजूद नहीं था। आपको ये सोचना चाहिए था, क्यों? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सरपट मैदान है, चीड़ के पेड़ हैं, चारों तरफ वृक्ष हैं, और वहां ऊपर पहाड़ी है, और वहां से उतर करके वो आ रहे हैं और मार रहे हैं। आपको क्या ये लगा नहीं? और आप कहते हो कि स्टेटहुड का दर्जा मिल जाना चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक ये सफाया नहीं होता है तब तक कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर ये एक चीज़ जो आपने कही अभी कि राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, चुनाव हुआ 6 महीने पहले, राष्ट्रपति शासन जो लगा था, केंद्र शासित प्रदेश जो था वो उसका दर्जा समाप्त हो गया। क्या आपको लगता है इस घटना के बाद वो चीज़ फिर से लागू कर देनी चाहिए कि जब तक आतंकवाद खत्म ना हो जाए तब तक वो केंद्र के शासन में आ जाए? हम कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो सुबेरे जलपान कर रही है, प्रधानमंत्री या कर रहे हैं, उनका मूड आया कि अरे भाई आज इसने हमको नमस्कार नहीं किया है, सरकार गिरा दो, सरकार खत्म कर दो, बर्खास्त कर दो। ये चीज नहीं, एक चुनी हुई सरकार है और वो केंद्र से कंधा मिला के चल रही है, इसमें भी दो राय नहीं है, और उसकी तमाम आकांक्षाएं पूरी भी हुई हैं। अगर ये घटना नहीं हुई होती तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने में उसको राज्य का दर्जा भी मिल जाता है। लेकिन अब बहुत पीछे चला गया है, ये सवाल बहुत पीछे चला गया है, और देखना होगा। देखिए क्या टाइमिंग है, आपको याद होगा कि पिछली बार क्या हुआ था जब ट्रम्प आए थे, उस समय भी वो तो कितना भयानक दंगा हुआ था दिल्ली में शाहीन बाग को लेकर के, और सीएए के आंदोलन को लेकर। सीएए में क्या कोई एक भी मुसलमान जो है उसको बाहर किया गया? अरे वो तो नागरिकता देने का था, नागरिकता लेने का नहीं था। जिस तरह से वक्त में हो रहा है ये वक्त में भी क्या हो रहा है, उससे फायदा मुसलमानों को होना है, केवल उन गरीब मुसलमानों को होगा। और जो दाढ़ी वाले बोल रहे हैं ना, इनकी दाढ़ी नोच ली जानी चाहिए। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, अगर मार देंगे तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बोनस पर जिंदगी जी रहा हूँ।
लेकिन इनको शर्म नहीं आती। इन सबों ने जमीन दबा दबा के ये सब बैठे हुए हैं और हजारों करोड़ की कमाई हो रही है। मिल क्या रहा है? कितने आपने चिकित्सालय खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितने धर्मार्थ कल्याण किए, कितने मकान बना के दिए हैं। 1 रुपया दे करके और आपने 5 स्टार होटल बनवाया, अंडर हैंड पैसे लिए। यही ओवैसी 3,000 करोड़ की संपत्ति, 3,000 करोड़ की संपत्ति दबा के बैठा हुआ, उस पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो लाखों रुपए फीस के लेता है, कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार भी जो है क्यों इनकी चुप है? सरकार को तो अब आया है। कल रिजिजू ने क्या कहा है? कल कहा मंत्री ने कि साहब बहुत जल्दी हम लिस्ट निकालने वाले हैं, सूची निकालने वाले हैं और इनको पता लग जाएगा, इनके चेहरे की नकाब उतार दी जाएगी। तो आप ये सोच लीजिए। तो ये समय टाइमिंग देखिए, एक तरफ मुनीर का बयान, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जीडी वेंस का आना, और आना ही नहीं बल्कि उसके बच्चे जो थे पूरे हिंदू परिधान में थे, और वो नास्तिक व्यक्ति, वो नास्तिक थे पहले। जीडी वेंस जो है नास्तिक थे। इनकी पत्नी उषा जो आंध्र प्रदेश की है मूल रूप से, इनके पिताजी और माताजी वहां माइग्रेट कर गए थे। उसने इनको नास्तिकता से दूर किया और जानते क्या सिखाया कि आप क्रिश्चियनिटी को देखिए, कितनी मानवता का धर्म है ये। उसने सनातन धर्म की चर्चा नहीं की, उसने उनके ही धर्म के बारे में बताया और उनको मोड़ दिया। आज वो पहला काम करता है, अक्षरधाम के दर्शन करके आता है, कहता है मैं तो अभिभूत हूं, और उसके बच्चे सब इंडियन परिधान में। और बच्चों को जब मोदी जी ने खाना खिलाया तो बच्चों ने कहा कि पापा क्यों नहीं हम लोग यहीं रह जाते, ये भोजन हमें रोज रोज चाहिए। अब सोचिए जरा था कितनी अंतरंगता थी, और ये भी बर्दाश्त नहीं था। और आज भारत और अमेरिका के संबंध जो है वो बहुत बड़ी साझेदारी है, राजनीतिक नहीं व्यापारिक साझेदारी भी है, और रणनीतिक साझेदारी भी है, और सुरक्षा को लेकर के भी है। आप देखिए कि मोदी जो है उस समय सऊदी अरब में है, जेद्दा में है, और क्या वेलकम हुआ है। शायद ही किसी राष्ट्राध्यक्ष का हुआ होगा कि F-16 उनकी जब वो आकाश में पहुंचे हैं तो उनके विशेष जहाज को जो है पायलट जो किया है उन्होंने, वो शायद रेयर सम्मान मिलता है लोगों को, राष्ट्राध्यक्षों को। और जिस तरह से उनका स्वागत वहां हुआ है, लेकिन अगला छोड़ करके आ गया है जी। आप ये देखिए कि कितनी इस बात को सीरियसली लिया है उन्होंने। और मैं एक बात बता दूं, कुछ न कुछ तो होगा। सर जैसे आपने बताया सारी चीज़ें, वो पाकिस्तान जो है वो फंडिंग करता है आतंकवाद के लिए। तो आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें आपने आतंकवाद की शुरुआत और जो पाकिस्तान और भारत का संबंध जो मधुर करने के लिए कुछ ऐसी क्रियाकलाप हुए थे, वहाँ से आपने बताया था कि वहाँ से एक आतंकवाद का एक बीज बोया गया था। उस बारे में थोड़ा बताइएगा। सच्चाई ये है कि इसके पीछे विशुद्ध रूप से क्रिकेट डिप्लोमेसी है। 77 में सरकारें बदल गई जी। इमरजेंसी थोपने वाली श्रीमती गांधी की करारी हार हुई, और जनता पार्टी जिसमें तमाम राजनीतिक दलों ने अपना विलय किया था, जिसमें जनसंघ ने भी विलय किया था, संगठन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियों ने अपना विलय कर लिया था। तो वो जो सरकार थी वो दक्षिण पंथ की थी, और इसने क्या किया था, जियाउल हक ने जो है भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया था, काल कोठरी में डाल दिया था, बाद में उसको फांसी भी दी। इसको भुट्टो के मुद्दे पर, क्योंकि भुट्टो ने बहुत गाली दी थी भारत को, यूएनए में कहा था कि हम भारतीय कुत्तों से हजारों साल तक लड़ते रहेंगे, और कुछ ही दिनों के बाद 16 दिसंबर को जब बांग्लादेश का विलय होता है और उसके बाद फिर भुट्टो जो प्रधानमंत्री थे आते हैं और वो गिड़गिड़ाते हैं कुत्ते की तरह से इंदिरा जी के सामने शिमला में, और वहां पर वो जब श्रीमती गांधी कहती हैं कि भाई आपकी 93,000 की फौज हमारे कब्जे में है, तो अब कश्मीर का जो है फैसला कर लीजिए, आइए इसी पर हो जाए। तो कहा कि अगर हम अभी करेंगे तो हमें मार डालेगी पब्लिक, मैं 4 महीने के बाद कर दूंगा। वो 4 महीना कभी लौट के नहीं आया, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास 2 चीजें हैं, झूठ और उसके भिखारी। ये 2 जो है उसकी पहचान बन चुकी है।
झूठ बोलना, हर मोर्चे पर झूठ बोलना, गलत बोलना। और भिखारी तो जानते ही यहाँ के रोज निकाले जा रहे हैं। जहां जाते हैं वो खुद जब उनका प्रीमियर जो है प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके जाता है, घूमता है, जहां भी जाता है तो वो दौरा नहीं होता है, वो भीख होती है, भीख मांगने जाता है। और वैसे ही भिखमंगे वहां खड़े रहते हैं। जो आपके जो हज यात्रा है उसमें आप देखिएगा कि हजारों की संख्या में, और सऊदी अरब रोज उनको निकाल रहा है, तमाम यूएई भी निकाल रहा है। और हर जगह हरे पासपोर्ट की जो पहचान है वो हमेशा शक की नजरों से देखी जाती है। आप राजनयिक भी हो तब भी नंगा झोली होगी और भ्रकुटी चल जाती है। नीला पासपोर्ट उसको सैल्यूट करते हैं। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान इसको कभी समझ नहीं सकता। वो भारत से बराबरी करने की कोशिश करता है। तो जहां तक सवाल है कि ये जो टीआरएस का जो मामला है, ये बहुत सही है कि ये इस तरह से नाम बदला गया कि कहीं इसके अंदर, अब लश्कर तोयबा एक बहुत बड़ा पवित्र नाम है, जैश-ए मोहम्मद पवित्र नाम है, तो जब इसका नाम आता है तो लोगों की भ्रष्टी चल जाती है। इस पे ये होगा कि कोई नहीं सब ध्यान देगा, लेकिन ये लश्कर तोयबा क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी फंडिंग सीधे सीधे हुई है। तो इसको अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़िएगा तो बलूचिस्तान में जो ट्रेन का हाईजैक होना, मुनीर का एक विशैला जहरीली तकरीर, वेंस का जो है भारत आगमन, मोदी जी का जेद्दा जाना, सऊदी अरेबिया में जाना, ये सारी चीजें जोड़ करके देखी जानी चाहिए। और अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। और फिर ये दो राय नहीं है, मैं तो बार बार कहूंगा कि कश्मीर पर ही ये चोट नहीं की गई है, ये वैश्विक धरातल पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़ी चेतावनी है। और हर राष्ट्र को अब समझ जाना चाहिए। देखिए, चीन को छोड़ दीजिए और पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, तो सबने जो है इसको बुरी तरह से भर्त्सना की है और इसको कोसा है। और फ्रांस तो खुद ही सबसे ज्यादा परेशान है। पूरा यूरोप सर, पूरा यूरोप। और ये फ्रांस में सबसे ज्यादा आबादी इनकी है और ये गए थे रिफ्यूजी बन के। और ठीक वहां एक निग्रो जो मजहब से इस्लाम का था, उसके संग कुछ गलत हुआ तो पूरे के पूरे फ्रांस को जला दिया गया और फ्रांस तमाशा देखता रहा। तो आगे कब तक कोई तमाशा देखेगा? अब समय आ गया है कि अब लोगों को आगे आना होगा और इसका जवाब देना होगा, इसका प्रतिकार करना होगा। सर, क्रिकेट डिप्लोमेसी वाली जो आपने बात की थी और उसके जरिए कैसे क्या हुआ था, वो कनेक्शन बताइएगा। कौन सा? क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। क्रिकेट डिप्लोमेसी का जहां तक सवाल है तो जियाउल हक बहुत शातिर दिमाग था और जियाउल हक जानता था कि अब समय है, मोरारजी भाई जो है वो सोवियत संघ को नापसंद करते हैं, दक्षिणपंथी हैं, तो मेहमान करके जो है, और विदेश मंत्री अटल जी थे, तो अटल जी को दावत न्योता दिया गया। अटल जी वहाँ गए पाकिस्तान में और वीज़ा को थोड़ा रिलैक्स भी किया, इन्होंने सभी कुछ किया। तो इन्होंने कहा कि भाई 1961 के बाद से जो है क्रिकेट 16 साल तक बंद रही है, 262 तक, तो इसको क्रिकेट को शुरू किया जाए। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश ये थी कि रेसिप्रोकल बेसिस पे एक बार भारत आएगा पाकिस्तान, तो अगले साल जो है पाकिस्तान भारत जाएगा और दोनों को वीजा मिलेंगे। भारतीय इस मामले में कभी भी भारतीयों ने कोई हमला नहीं किया है, हमेशा सुरक्षा की है। वो अपना क्रिकेट के नाम पर जाते थे, अमृतसर पे जाते थे, शाम को लौट आते थे। लेकिन जब पाकिस्तानी टीम भारत आती थी तो उसके साथ हजारों वीजा इशू किए जाते थे भारतीय एम्बेसी, भारतीय हाई कमीशन द्वारा। और उनमें जो है एक बहुत बड़ी संख्या में वीजा पाने वाले जो आईएसआई के एजेंट होते थे या उनके हैंडलर होते थे या उनके स्लीपर सेल के लोग होते थे, वो कभी लौटते नहीं थे और आज भी वो वहीं है, आज भी भारत में है। और इस बात को समझने में भारत को बहुत देर लगी। 2011 का वर्ल्ड कप जब हो रहा था तब भारत को समझ में आया कि अरे कहाँ गड़बड़ी हो रही थी। तो केवल मोहाली में जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ तभी जो है सो थोड़ा वीजा दिया गया और उन पर कड़ी निगाह भी रखी गई। इधर क्या हुआ
इसी बहाने जो है उसने आतंकवाद को जन्म दिया। पंजाब में 1980 के पहले, 77-78 के पहले पंजाब में आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन 79-80 आते आते तक पाकिस्तान की ओर से जो गए वो सिख का भेष धारण करके, और वहां के जो सिख पाकिस्तान परस्त थे, ये हम भूल गए हैं कि ये जो सिख पंथ है जी, ये सिख पंथ हिंदुओं की रक्षा के लिए बना था और इस्लाम के खिलाफ बना था और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए बना था। जी, जो आए सो निहाल हो, हमारे संग जुड़ जाए। तो बहुत बड़ी तादाद में पिछड़े, वंचित, दलित, ये सारे के सारे सिख पंथ से जुड़े थे और ये भूल गए कि जो इनका दुश्मन था वो अब उनको गले लगा रहा है। अरे जो तुम्हारा खुद का किसी का नहीं हुआ, और वो शीशगंज गुरुद्वारा इसकी निशानी है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को किस तरह मारा गया, किस तरह से, मैंने कहने की कोई जरूरत नहीं है, किस तरह से मुगलों ने जो अत्याचार किए, और वही आपको गले लगा रहा, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कुछ है न चक्कर। खैर, तो वहां क्या हुआ कि ये सरदारों के भेष में मोना लोगों को लाइन से खड़ा कर करके जो उड़ाते थे। एक सिख, सच्चा सिख जो है, कभी भी हिंदू की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि दोनों के रक्त एक है। आप पंजाब जाइए, एक घर में आपको एक मोना मिलेगा, एक सिख मिलेगा। सिख जो होता है, बच्चा नहीं हो रहा है या कोई काम हो जाए कि बाबा जी अगर ये काम हो गया तो मैं एक बच्चे को आपके लिए निमित्त कर दूंगी, तो वो सिख हो गया और बाकी मोना है। और नाखून, मैंने पहले भी उस इंटरव्यू में भी कहा, नाखून से मांस अलग नहीं हो सकता। और ये खेल लंबा चला है, ये खेल लंबा चलता गया है और वही लोग हैंडलर, उनको वोटर आई कार्ड भी मिले, गाड़ी के लाइसेंस भी मिले, राशन कार्ड भी मिले। और आपने देखा होगा कि 2013 तक के पहले तक कौन सा शहर ऐसा बड़ा था जहां पर मासूमों की हत्याएं नहीं हुई हैं, जहां विस्फोट नहीं हुए, लिखा रहता था कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, ये बम हो सकता है। आप ये देखिए हर जगह। 2014 के बाद ये सारा कुछ बंद हो गया। 10 सालों में भारत की जनता भूल गई थी कि आतंकवाद क्या है। जो शहरों में ब्लास्ट, सही बात है, ये एक परिवर्तन तो आया था। लोग गोलगप्पा खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं और 50 की, अरे यहाँ पर देखिए बनारस में मुंडन हो रहा था, शादी हो रही थी संकट मोचन में, और वो मासूमों की बलि ली गई। इनको शर्म नहीं आती? तो शर्म आती तो ये करते क्यों? सोचो जरा साहब। तो ये लोग, अब यही आतंकवाद जिसको इन्होंने पैदा किया है, वही इनके लिए आज भस्मासुर बन चुका है। जिस तहरीके पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान को ये कहते थे कि हमारा है, हमने पैदा किया है, वही आज इनके सिर पर सवार हो गया है। आप ये सोचिए, तालिबान जिसको ये अपना बनाते थे, और पहली बार में जो तालिबान ने राज किया था तो तमाम मंत्री वगैरह थे तो पाकिस्तान के ही तो थे। हाईजैक भी हुआ था जो हमारे एयरबस का, जो काठमांडू से आ रही थी, वो कहाँ हुआ था? कंधार में ही तो उतारा गया था उसको। आज वही तालिबान से जंग चल रही है। उस खैबर पख्तूनवा सीमा पे क्या हो रहा है आप ये देखिए ना। तो अब वो भस्मासुर बन गए हैं आतंकवादी, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है। इनको एक ही चीज समझ में आ रहा है कि कश्मीर के मुद्दे को उछालते रहो और लोगों की भावनाओं से खेलते रहो और गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ जहर भरते रहो, उनका ब्रेन वॉश करते रहो, आतंकवादी बनाते रहो। और उनको, अरे तुम्हारे लड़के क्यों नहीं मरते? वो गरीब बच्चे मरते हैं। अब वो जो क्या नाम था उसका, कसाब, कितने गरीब घर का था, पैसा दिया गया था उसको, और पैसे के बल पर आया था। लेकिन तुम्हारे ये बड़े बड़े नेता, और अभी आप जवाब देखिए, आप ये जो पिछले साल 1.5 साल के भीतर 30 ऐसे लोगों की हत्याएं हुई हैं जो भारत में तबाही मचा चुके थे। पाकिस्तान में। और आज तक कोई एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आप समझिए, कोई एक भी नहीं पकड़ा गया है। इसके पीछे क्या हो सकता है?
मैं अपने मुंह से नहीं कहने वाला, समझने वाले समझ जाएंगे। अननोन गनमैन। अब आप देखिए, तो ये चीजें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। जहां तक इस मामले का सवाल है, मैं आपको सही बता रहा हूं कि मैंने जो देखा है वीडियो, मैं रात भर सो नहीं पाया हूं। रात भर मेरे आंख के सामने उनके चेहरे कि मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। और एक आदमी कह रहा है कि नहीं अब घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो मानता हूं कि रैकी हुई है इसकी, बिल्कुल सर। 1 से लेके 7 तारीख के बीच में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कहाँ होगी, किस तरह से होगी। ये हुआ था कि होगा। तो आप ये सोचिए कि जब रैकी हुई है तो इनके मददगार तो वहां होंगे ना, बिल्कुल होंगे सर। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे उपराज्यपाल महाशय जब भी होता है, बनारस के ही हैं, मेरे कभी किसी जमाने में कार्यकर्ता भी रहे हैं। मैं जनता युवा मोर्चा में था जिस समय, उस समय वो हमारे कार्यकर्ता थे। आज वो सांसद हुए, मंत्री हुए, चुनाव हारे, और उसके बाद वो आज उपराज्यपाल है। हमेशा इसका जवाब दिया जाएगा, इसका ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, इनको ढेर कर दिया जाएगा। अरे ये रक्त बीज हैं, एक मरता है तो 100 पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो बताया गया है ना कि तुम मरोगे तो सीधे जन्नत मिलेगी। तुम किसके लिए, कितने नेक काम के लिए जा रहे हो? अब उससे काम नहीं चलने वाला है। अब मैं मेजर गौरव आर्या की बात से पूरी तरह सहमत हूं। कल वो कह रहे थे और मैं भी मानता हूं, अब समय आ गया है कि आप ये देखिए कि अब एक प्रतिकार ऐसा होगा, और वो क्या होगा मैं नहीं जानता है, लेकिन वो प्रतिकार ऐसा होगा कि जिससे पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ जाएगा। और मुझे लगता है कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर लाइन ऑफ कंट्रोल में भारतीय सेनाएं धावा बोलती हैं और पंजाबी सैनिकों की लाशें जब उनके गांव में पहुंचेंगी और वो जो स्यापा होगा, तब अकल ठिकाने आएगी जी। आप समझिए। देखिए, मुझे याद है कि मैं एक सांसद महोदय का मंत्री हो गए आजकल, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। हमसे उन्होंने कहा कि उनके एक मित्र थे, बैडमिंटन खिलाड़ी थे, उन्होंने हमसे कहा कि पदम जी वो चाहते हैं कि मोदी के वो करीब चले जाए। तो मैंने कहा रे भाई, मोदी के करीब चले जाए तो मैं तो पूरी अपनी शक्ति लगा दूंगा। और मैंने पूरी शक्ति लगाई। 2016 में उड़ी पर अटैक हुआ तो मैंने लिखा, शायद हिंदुस्तान में अकेला व्यक्ति हूं जिसने लिखा कि जो कभी नहीं हुआ वो होगा, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि जान के वही शख्स कहवाता है अपने मित्र से कि कह दो पदम जी से कि उसको डिलीट करवा दे। अच्छा। हमने कहा क्यों? बोला वो नहीं चाहते खड़े होना उनके साथ। पहला झटका लगा था मोदी को, समझे आप। और मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको डिलीट कर दिया और अपनी सोशल मीडिया पे कहीं उठा के देख लेना, 2016 में हमारी फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, सब पर हमने दिया है जी। हमने खुद लिखा। और 28 या 29 तारीख को जब एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो आप समझिए कि वो कितना बड़ा जवाब था कि हिल गया पाकिस्तान। और वो जो पीओके में जितने भी कैंप थे इनके और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, वो सारे के सारे ध्वस्त कर गए और एक भी कैजुअलिटी हुई बिना वापस आ गए। तो ये है मोदी। उसके बाद पुलवामा होता है, तमाम आरोप लगे कि चुनाव के लिए ये हुआ वो हुआ। अरे आपके फवाद जो था वो मंत्री, उसने अपने पार्लियामेंट में ताव से कहा था कि हमने बदला ले लिया, ये है वो किया, इस कबूला उसने। तो बालाकोट हुआ। आप आजकल क्या सलाउद्दीन का नाम कहीं सुनते हैं? कहीं अजहर का नाम सुनते हैं? जो कंधार का के हाईजैकरों ने उसको छुड़ाया था अजहर को, मौलाना अजहर को। क्या अजहर लगता है कि वो जिंदा है?
हमें तो लगता है कि बालाकोट में ही वो साफ भी हो गया। सलाउद्दीन का नाम भी अब नहीं आता है। और हाफिज सईद तो कहीं दुबका हुआ है, जी। उसको तो हर डर ये सता रहा है कि उसके जितने लेफ्टिनेंट रहे मारे गए, अब हाफिज उसकी सईद के बारी बारे में है। भी तो सर चर्चा हो रही है कि वो भी मारा जा चुका है या खत्म है। लेकिन अभी मारा नहीं गया है, अभी दो बचे हैं, एक माफिया डॉन दाऊद और दूसरे हाफिज सईद, और इनका भी कभी न कभी सफाया होगा। लेकिन इसके पहले एक कार्रवाई होनी है। आप देखिए कि दौरा बीच में रद्द किया उन्होंने, रात्रि भोज जो दिया था उसको उन्होंने भाग नहीं लिया। जी। आए हैं, आते ही एयरपोर्ट पे उन्होंने डोभाल को और आपके विदेश मंत्री को जयशंकर को बुलाया है, उनके संग गुफ्तगू की है, और उसके बाद घर पहुंचे हैं। और घर पे अभी मैं समझता हूं कि लंबी मीटिंग चल रही होगी। जी। और वो प्रतिकार क्या होगा, इसकी प्रतीक्षा है सर। ये प्रतीक्षा नहीं है, पूरा भरोसा है। कैसे होगा इसकी प्रतीक्षा है हमको, लेकिन होगा जरूर कुछ न कुछ नया, क्योंकि मोदी है, वो छोड़ेगा नहीं। वो ये नहीं कहता है कि भैया हमारे एक गाल पर तमाचा मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, तुम एक तमाचा मारोगे तो हम 4 तमाचे मारेंगे और 2 घूंसे भी देंगे तुमको। देखिए, हमारा मोदी के आगमन के पहले, मोदी के सत्ता संभालने के पहले, भारत वाज सपोज टू बी ए सॉफ्ट कंट्री। देखिए जी, हमको मारेंगे, हमको मार रहे हैं सबूत ही देते रहते थे। और उसके बाद इतने जगह हमले हुए, हाँ हम देखेंगे, हम करेंगे। अब आप देखिए कि 26/11 हुआ, आर्मी कह रही है कि हम तैयार हैं, हम इनको तुरंत जवाब दे देंगे, घंटे भर में साफ कर देंगे जी। लेकिन प्रधानमंत्री, शायद पपेट प्रधानमंत्री, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़े ईमानदार थे, लेकिन रिमोट से चलते थे वो, और रिमोट कौन किसके हाथ में था ये बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और उन्होंने कहा भी, ओबामा जब आए थे तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि उन्होंने पूछा कि जब इतना बड़ा कांड हुआ तो आपने क्यों नहीं एक्शन लिया। बोले साहब, अगर हम एक्शन लेते इसका फायदा जो है भाजपा को मिलता है, इसलिए हमने एक्शन नहीं लिया। अरे 160 से ज्यादा लोग मारे गए भाई, 250 लोग सर, निरीह लोग मारे गए थे, 160 लोग विधिवत मारे गए थे, और उसमें इजरायली भी थे, अमेरिकन भी थे, इंग्लैंड के भी लोग थे, अब इसमें भी 2 विदेशी हैं। हाँ, 2 विदेशी हैं। तो आप ये देखिए कि वो समय भी आपने जवाब नहीं दिया, जो कि जवाब देने का सबसे अनुकूल समय था। जी। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस समय भी आपको जवाब देना चाहिए था। अटल जी ने सेना भी लगा दी थी, लेकिन नहीं, कह दिया बादल छट गए है, और बस लेके गए और 26 सिखों का कत्ल हुआ। ये तमाम चीजें मैं पहले भी कह चुका हूं आपको। तो आप ये सोचिए कि कुछ न कुछ तो होगा, वो नया होगा, क्या होगा, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी और धैर्य रखना होगा। मोनेश जी सर, बस सही बात आपने कही, और हमें भी यही उम्मीद है कि जो 28 लोगों की मौत हुई है उनका बदला 2800 लोगों से ही लिया जाएगा। और भारत की सेना और भारत की सरकार पर हमें भरोसा है कि वो इस नृशंस हत्या का बदला ज़रूर लेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते साथियों, मैं जान रहा हूं कि आपकी भी भुजाएं फड़क रही होंगी, आपका भी गुस्सा जो है आसमान पे होगा, आपकी आंखें दहक रही होंगी, आपकी आंखों में आंसू भी होंगे कि किस तरह से मासूमों को मारा गया, ऐसे लोगों को मारा गया है जो हनीमून पे आए थे, जिनकी शादी को 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन हुए थे। क्या इसका बदला नहीं लिया जाना चाहिए? आप जवाब दीजिएगा, आपके जवाब की मुझे भी प्रतीक्षा रहेगी। हमने बात की पद्मपति शर्मा जी से, और उन्होंने कई ऐसे राज भी खोले हैं जो शायद भारत की राजनीति में नए तरीके से सामने आया है कि आतंकवाद भारत में किस तरह से घुसा है, आतंकवादी पाकिस्तान जो आतंकवाद करता है वो किस किस तरीके से भारत के साथ चाल चल के करता है। इस घटना के बाद जो भी भारत के लोग हैं वो इतने क्रोधित हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है,
उनका बदला उनके हैंडलर, उनके जितने भी उनको सपोर्ट करने वाले हैं, समर्थन करने वाले हैं, उनको निपटा के ही लिया जाए। और हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद है, अपनी भारत की सेना से पूरी उम्मीद है कि वो इस बदले को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।